कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कुछ जानता है? एनीवन कैन डिफाइन कैश फ्लो स्टेटमेंट? इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। और द स्टेटमेंट इन विच कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो इज रिकॉर्डेड इज नोन एज कैश इनफ्लो स्टेटमेंट। सीधा सी आप उसी से डेफिनेशन निकालो तो पहले कोशिश करो। द स्टेटमेंट है ना वर्ड इन विच, माने जिसके अंदर में अपने कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ आया बात को? एग्जाम में मानो अपने 1 मार्क्स से पूछा डिफाइन कैश फ्लो स्टेटमेंट तो लिख देंगे। उसके बाद में लगा डेफिनेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, आप उसका फॉर्मेट बना दीजिएगा। मगर फॉर्मेट कब बनाएंगे? जब समय रहे तब। बिना समय रहे फॉर्मेट बनाएंगे तो अपना वेस्टेज ऑफ टाइम, उसका नंबर भी अपना कम हो जाएगा। अपने एग्जाम में कितने मार्क्स आएगा कैश फ्लो? 6 मार्क्स का। गलत। +2 2 मार्क्स ऐसे प्लस होगा, तुम 4 मार्क्स कहाँ से प्लस कर देंगे? 2 मार्क्स, हाँ तो 2 मार्क्स से तो थ्योरी आता है, इसीलिए 6 + 2 8 मार्क्स अपना चैप्टर है, ठीक है। 2 मार्क्स हम लोग जब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, 2 मार्क्स साथ साथ में तैयार हो गया, ठीक है। और 6 मार्क्स पूरा पढ़ लेंगे तो ऐसे तैयार हो गया, तो 8 मार्क्स अपने WBHS में अपना तैयार हो जाएगा, ठीक है। 6 मार्क्स अब कंपल्सरी आएगा, 6 मार्क्स कोई डाउट नहीं है, नो इफ नो बट, ओनली जट आना ही आना है, कोई रोक नहीं पाएगा। अब कैश फ्लो में अपने बात करें, पहले स्टेटमेंट का हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले हम लोग कैश फ्लो के बारे में बात करते हैं। फ्लो 2 टाइप का होता है, एक होता है कैश इनफ्लो और एक होता है कैश आउटफ्लो। इनफ्लो क्या हुआ? मनी रिसीव, शुद्ध हिंदी में बात करें पैसा आना, पैसा आना। पैसा, ठीक। इसका मतलब कैश पेड, पैसा जाना, ठीक। और जो स्टेटमेंट जिसमें पैसा आना और पैसा जाना रिकॉर्ड होता है उसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर? कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो आफ्टर ऑल इक्वल हो जाना चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो अपने में दोष है। किसमें दोष है? अपने में। क्यों दोष है? क्योंकि कहीं ना कहीं अपने मिस्टेक करते हैं। और मिस्टेक क्यों करते हैं? क्योंकि अपने सिंसियरली पूरा सुनते नहीं है, और सिंसियरली सुनते हैं एक क्लास में, दूसरी क्लास आज मन नहीं कर रहा है, आज एब्सेंट कर देते हैं, ठीक है। आज चलिए मन कर रहा है, आज वो करते हैं, ठीक है। पीछे क्यों देख रहे हैं? आप पांडे जी के लिए बात बोल रहे हैं? नहीं, जो बोल रहे हैं उसको समझ रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं वो भी समझ रहे हैं, ठीक। बाकी बात को ढकी रहें तो ज़्यादा प्याज का जितना छिलका छीलेंगे लास्ट में कुछ बचेगा नहीं। तो ये चीज़ जो करता कि बोलता नानी के घर चले गए कभी कहाँ, तो उससे क्या है ना, आदमी अपना लॉस करता है, ठीक। क्यों? नानी के घर आना जाना लगा रहेगा, पढ़ाई एक टाइम तक है, ठीक है, एक टाइम का पढ़ाई नहीं, और जाना है तो नानी के घर उस दिन जाओ ना जिस दिन क्लास नहीं है, बच्चा भी उसी दिन जाता है और अच्छा क्लास में आज ही चलते हैं मम्मी को बोल के, दोनों काम हो जाएगा। क्लास भी एब्सेंट करना का मन था वो भी हो जाएगा और नानी के घर भी जाना हो जाएगा। क्यों नहीं ना? गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, तो ये मीनिंग समझ में आ गया अपने को कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो, पैसा आना और पैसा जाना। इसमें अब एग्जाम में अपने ये भी पूछ सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या पूछ सकता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम लोग चलेंगे 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। कितना टाइप? 3 टाइप्स, याद रहेगा। अब 3 टाइप्स में नेम बोल दे, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। तो सबसे पहला आता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज।
ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल, 3 टाइप का। तो अपना ये सब भी तैयार हो गया। कितना टाइप्स बोलेगा? 3 टाइप्स। नेम बोलेगा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल। ठीक है, कुछ बोलना है? हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे पहले ऑपरेटिंग से। किससे स्टार्ट करेंगे? ऑपरेटिंग से। क्लियर? कुछ लिखना है आप लोग को? लिखिए, फिर आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बोले थे? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, याद है ना? कैलकुलेशन फॉर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। particulars, details, amount। समझ? कैलकुलेशन फ्रॉम, इसमें एक और एमसीक्यू बनता है अपना, अभी दिमाग में आया। मेंशन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच गवर्न कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आया क्या क्वेश्चन है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट को गवर्न करता है? कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? AS3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। आप लोग लिख के रख लीजिए कि अपने एमसीक्यू ये भी आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है इसको गवर्न करता है। कौन गवर्न करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। याद रहेगा भैया? ठीक। अब देखिए, इसमें हम लोग को सबसे पहले लिखना पड़ता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स का अमाउंट दिया नहीं रहता है, वो हम लोग को निकालना पड़ता है मेहनत करके। उसके लिए हमको फिर से वर्किंग नोट में आना पड़ता है। सम में हम लोग को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? आफ्टर टैक्स। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। किसको ऐड कर देंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्सेशन बोल के दिया रहता है। ऐसा नहीं दिया रहे, नहीं भी दे सके, नहीं दिया तो नहीं देंगे। ऐड इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मतलब जानते हैं आप लोग? नहीं। प्रपोज डिविडेंड मतलब वो भी नहीं जानते हैं? अरे प्रपोज वर्ड का मीनिंग तो जानते होंगे। ठीक ठीक, तो बोला आधा जानते आधा नहीं जानते हैं। वो तो जानते ही नहीं है। देखा, खुशी देखो चेहरे पर। हम पूछे कौन अच्छा से जानता है एक बार? हाँ, ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, इन सब को ऐड करके जो अमाउंट आता है ना, यही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बोलते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलने से काम हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग लेके आएंगे सब में। ठीक है, अब 2 वर्ड का मीनिंग जिसका बात करेंगे, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। एक मिनट, डिविडेंड मतलब क्या होता है पहले जानते हैं? डिविडेंड मतलब, इंटरिम का बाद में डिस्कस करेंगे उस वर्ड का। डिविडेंड मतलब एनीवन? डिविडेंड मींस प्रॉफिट का हिस्सा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। बात सही है। और कोई बोल सकता है कुछ? सुनिए अपने बात को। ये सपोज अपने किसी को अपने कैपिटल लगाया बिजनेस में, तो कैपिटल पर अपने क्या लेते हैं? इंटरेस्ट। पार्टनरशिप बिजनेस पढ़े थे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं। वैसे कंपनी के केस में भी तो अपनी कंपनी का शेयर खरीद ले रहे हैं, तो हम अपना पैसा लगा दिए ना कंपनी में। मतलब एक तरह से हम कंपनी के मालूम ना, शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, अपने शेयर में पड़े थे। क्योंकि अब मानो कंपनी का 20 लाख शेयर कैपिटल है, हम कंपनी का 10 शेयर भी खरीदे ना, तो हम कंपनी के ओनर हैं, बट 20 शेयर तक के ओनर हैं। ऐसा नहीं जाके अरे हटो हमको बैठना तो चेयर पर, उतना ऑनर नहीं हुए। उतना होने के लिए 51% होल्डिंग जरूरी है। मोर देन 50% होल्डिंग होना जरूरी है, तब आप जाके बोल सकते हैं हटिए अब हम बैठेंगे। 51% होल्डिंग हो जाए तब,
नहीं तो आप नहीं बोल सकते। आप ऑनर हैं ये बोल सकते हैं, बट किसी को इन आउट करने का राइट आपके पास नहीं है, वो मेजोरिटी के पास आता है। किसका राइट आता है? मेजोरिटी का जो वर्ड डिसीजन आएगा। तो मैं डेबिट समझ आया। तो शेयर होल्डर जो कंपनी का शेयर ले लिया, पैसा लगा दिया, उस शेयर पर उसको जो इनकम मिल रहा है ना, उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं उसको? समझ आया बात को? अब इंटरिम डिविडेंड क्या होता है वो समझो। द डिविडेंड विच इज पेड इन बिटवीन द अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड। रखला के पास चला गया। ठीक, आइए हम लोग अपनी औकात पे आते हैं। जो डिविडेंड साल के बीच में दिया जाए, कब दिया जाए? साल के बीच में। साल के बीच में मतलब समझ गया आपको? जो चाल चल रहा था, कंपनी को फील हो रहा, कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, कंपनी इतना खुश है, तो कंपनी अपना प्रॉफिट किसके बीच में, अपना खुशी किससे शेयर करेगा? कंपनी का मालिक से। कंपनी का मालिक कौन है? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर को प्रॉफिट बांट देगा। शेयर होल्डर को प्रॉफिट, वो जो प्रॉफिट उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलते हैं? साल के बीच में, जो साल के बीच में देते हैं विदाउट प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। अकाउंट्स को प्रिपेयर नहीं किए हैं, उसके पहले ही हम दे दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको फील हो रहा है कंपनी के पास बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। और एट द एंड ऑफ द ईयर मीन्स ईयर कंप्लीट होने के बाद जो हम डिविडेंड दे रहे हैं, कब दे रहे हैं? ईयर कंप्लीट होने के बाद जो डिविडेंड दे रहे हैं, उस डिविडेंड को बोलते हैं। और उसको प्रपोज क्यों बोला गया, इसका रीजन बता रहे हैं। कंपनी सोचा इतना प्रॉफिट हुआ है, अब उस बेसिस पर कंपनी क्या करता है, एक अमाउंट डिसाइड करता है। अब उसको सब शेयर होल्डर के पास नोटिस भेज देता है, हम लोग इतना प्रपोज करने का सोच रहे हैं, आप लोग सब एग्री हैं तो हम लोग इसको पेड कर दें। ठीक है, तो पहले एक तरह से प्रपोजल में पूछा जाता है ना, ऐसे जैसे प्रपोज होता है उसमें क्या पूछा जाता है पहले, वैसे इसने पूछा गया कि हम ये है, तब कंपनी बोल दिया हाँ ठीक है, सॉरी शेयर होल्डर बोल दिया ठीक है, तब जब तक नहीं बोले तो प्रपोज ही है। हाँ आजा। हाँ, तो मीनिंग सही में आ गया प्रपोज इंटरिम दोनों का। मेरे हिसाब से आप लोग जीवन पढ़ाई जब तक रहे तब तक तो नहीं भूलेंगे, भले बाद में भूल जाए प्रपोज का वर्ड का मीनिंग। तो क्यों मुस्कान? ठीक, भले। तो हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आ गए। अब यहाँ पर ऐड होता है, यहाँ ऐड होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंडिचर। क्या क्या ऐड होता है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन कैश एक्सपेंस, ये दो चीज़ें होता है। नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंडिचर समझते हैं क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग मतलब वो एक्सपेंस जो ऑपरेटिंग के लिए नहीं दरकार है। ठीक है, हम एक्सपेंस हो रहा है बट ऑपरेटिंग के लिए दरकार नहीं है। और नॉन कैश एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जो कैश में नहीं हो रहा है, वो खर्चा जो कैश में नहीं हो रहा है। जैसे सपोज सैलरी पेड, ये कैश है नॉन कैश है? सैलरी पेड मैडम कैश एक्सपेंडिचर है। आपको ऐसे समझा रहे हैं, समझिएगा, शायद आप समझ जाएंगे। सपोज अगर मानो हम किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, साल महीना का एंड आ गया, तो हम क्या उम्मीद करेंगे? उम्मीद करेंगे ना, क्या नहीं करेंगे? तो वो हमको पेड करेगा ना एम्प्लॉय, तो उसके लिए पैसा जा रहा है नहीं कि नहीं जा रहा है? तो कैश एक्सपेंडिचर हुआ। तो समझ आया बात को? हम याद होगा वेरी फर्स्ट एक बात बोलते आ रहे हैं आप लोग क्लास 10 में, क्या बात बोले थे याद है? अकाउंट्स को हमेशा अपने ऊपर लेंगे, खुद अपने सोचो मेरे संग ऐसा और आप सही डिसीजन लेंगे 99%। 1% नियत खराब है तो गलत डिसीजन हो जाएगा, नहीं तो डिसीजन सही होगा। अभी सही में अपने ऊपर लिए क्योंकि हम पेड करने सही में आ गया, भाई पैसा मिल रहा है तो मेरा कैश एक्सपेंडिचर है। दूसरा एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैश या नॉन कैश? नॉन कैश, क्योंकि डेप्रिसिएशन वैल्यू घटता है, पैसा तो जाता नहीं कुछ। नॉन कैश। आप समझे बात को? नहीं समझे? पक्का समझ गए? तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स समझते हैं ना सज्जन? और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। गुडविल, रिटर्न ऑफ। गुड रिटर्न ऑफ समझते हैं? नहीं। आइए यहाँ देखिए,
सपोज ये बैलेंस शीट है, ये 2010 का है, ये 2011 का है। यहाँ गुडविल दिया 10,000, यहाँ गुडविल दिया 6,000। कितना से घट गया? रिटर्न ऑफ हो गया ना, तो ये पैसा तो गया नहीं कुछ इससे, रिटर्न ऑफ। समझ आया आपको? साफ में ना सब्जेक्ट वो खा गया तो देख लो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट याद है क्या? ऐड कर देंगे। इस टाइप का हम लोग एक्टिविटीज लेंगे। ऐसे बहुत सारा है, समझ में आएगा, वैसे से देख लेंगे। माइनस के लिए जो अमाउंट आएगा इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। कौन सा ले रहे हैं? एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब यहाँ देखो, सपोज डेटर्स है यहाँ पर 50,000, अब बचा 30,000। डेटर्स घट गया ना, डेटर्स 50 है, क्या इंडिकेट करता है? पैसा मिलेगा 50। अब एंड दूसरे साल के एंड में क्या इंडिकेट किया? 30,000 मिलेगा, माने 20 क्या हुआ? 20,000 लॉस। 20,000 पैसा आ गया, सब में बोला पैसा बैड डेट हुआ है। अगर कोई का भी मैंने डेटा 1 लाख था, साल में 10,000 हो जाए तो 90,000 बैड डेट। आदमी आपको तय कर लेगा, भैया क्या बिजनेस करेगा, तो 90,000 आ गया, क्या हुआ? आ गया। पैसा आया तो प्लस हो गया, माइनस होगा। कैसा आ रहा है तो प्लस होगा। याद होगा फर्स्ट में स्टार्टिंग में बोले थे मनी आना, पैसा आना, ऐड करेंगे तो डेटर्स क्या और अल्टीमेटली डिक्रीज हो रहा है ना, 50 से 30 और डिक्रीज हो रहा है, बट पैसा आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे डिक्रीज, क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। तो डेटर्स क्या हो जाता है? करेंट एसेट्स। लिखेंगे डिक्रीज, करेंगे इंक्रीज, लिखेंगे करेंगे इंक्रीज, और लिखेंगे इंक्रीज और करेंगे डिक्रीज। समझ में आया? करेंट एसेट्स क्या होता है मालूम है ना? स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, एक्रूड, प्रीपेड, सब क्या है? करेंट एसेट्स। कैश और बैंक भी करेंट एसेट्स है, बट वो यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ पर नहीं लेंगे। एक्सक्लूडिंग कैश बैंक। अब सपोज यहाँ लायबिलिटी क्रेडिटर्स दिया हुआ है 10, लास्ट में 2, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? 10,000 देना था, अब कितना देना है? 8,000 क्या किए? मान लिया पैसा, नहीं मान लिया। अभी तो क्रेडिटर में तुमने डेटा में तो ही बोला मर गया पैसा, यहाँ भी बोला मान लिए, नहीं देना, नहीं देंगे, जब क्या कर लेगा? पैसा नहीं देंगे, क्या कर लिया बताओ? मारेगा, मारो। मगर यहाँ पैसा हम दे दिए, क्यों सोचा समझ में? क्योंकि अपने एक इंसानियत के हिसाब से पैसा मानेंगे, दे देंगे भाई। पैसे मारने का नियत नहीं रखेंगे कि पहले से मारने का रखेंगे तो इंसानी खराब कहला देंगे। तो 10 देना था, 2 देना है, तो 8,000 दे दिए ना। इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, डिक्रीज हो रहा है। पैसा जा रहा है, आ रहा है? लिख रहे हैं डिक्रीज, कर भी रहे हैं डिक्रीज,
लिख रहे हैं डिक्रीज, कर भी रहे हैं डिक्रीज। मीन्स टू से करंट एसेट्स में अपोजिट होता है। करंट एसेट्स में लिखते हैं डिक्रीज, करते हैं लिखते हैं इंक्रीज, और करने में लिखते हैं डिक्रीज, करते भी डिक्रीज। इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, ये यहाँ आ जाएगा। इसमें से एक चीज माइनस कर देंगे, टैक्स पेड अगर दिया हुआ है तो सामने क्या माइनस कर देंगे, माइनस करके ये जो अमाउंट बचेगा, अगर ये प्लस में बचा है इफ, तो इसको बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस में, और नेगेटिव में बचा तो क्या बोलेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्लस में बचा तो क्या बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम, वो ये लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस में आया तो, और कैश यूज्ड इन, ठीक, याद रहेगा, इसको लिखेंगे याद रहेगा, ठीक है लिखिए। आपको लगा आप लोगों को याद रहेगा, नहीं आजकल कई बच्चा बहुत तेज। देखो सम में, सम नंबर 1 कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है, तो पीएल अकाउंट दिया, ओपनिंग क्लोजिंग, जनरल रिजर्व है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गुडविल है, सनी डेटर्स, एन आइटम ऑफ प्लांट कॉस्टिंग इज 20,000 हैविंग बुक वैल्यू 40,000 सोल्ड फॉर रुपीज 18,000 ड्यूरिंग द ईयर है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 35 माइनस 30,000 5,000 क्लियर। और उसी के नीचे देखो रिजर्व दिया हुआ, जनरल रिजर्व 10,000 से कितना हो गया 15, कितना ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना है 5, 15 माइनस 10 5। और देखो कुछ नहीं आइटम, टैक्स फिक्स कुछ है ही नहीं, सब में नहीं है ना, तो कितना हो गया ये 10, ये 10,000 यहाँ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग आ जाते हैं एड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है, तो 30 से 35 कितना डेप्रिसिएशन हुआ 35 माइनस 30 5,000। नेक्स्ट ये तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये तो नीचे आएगा, इंक्रीज डिक्रीज याद है ना, करेंट लायबिलिटीज हुआ, गुडविल 20 से 10 हो गया, कितना रिटर्न हुआ गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000, तो किससे कितना माइनस किए 20 माइनस 10। नेक्स्ट कुछ और है, डेटर्स तो करंट एसेट्स हो गया ना, और नीचे है आइटम ऑफ प्लांट कॉस्टिंग 20,000, बुक वैल्यू कितना है, तो यहाँ देखो बुक वैल्यू ऑफ प्लांट सोल्ड कितना है, बुक वैल्यू लेस सेल वैल्यू, सेल वैल्यू कितना है, अब सुनिए आपका कोई 14,000 सामान 28,000 बिका, आपका मन खुश हो गया दुख क्यों 4,000 प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ये पता तुरंत क्यों समझ गए आप लोग अपने ऊपर लिए थे। प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक, प्रॉफिट ऑन सेल को क्या करेंगे माइनस प्रॉफिट ऑन सेल कितना अमाउंट 4 माइनस, बस अब हम लोग नीचे आ जाते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लें, 15 माइनस 4 11 कितना हो गया 21,
हुआ ना, इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तकलीफ? फिर एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब पहले करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज देखो। हमको एक दिख रहा है सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5000 से कितना हो गया? इंक्रीज हुआ है डिक्रीज? डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट एसेट्स है करंट लायबिलिटीज है? करंट लायबिलिटीज है। हम ब्रैकेट में जो सीएल लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, एग्जाम में दरकार कितना अमाउंट डिक्रीज तो डिक्रीज करेंगे, याद है ना? करंट लायबिलिटी जो हो रहा है वही करेंगे, लिखेंगे डिक्रीज करेंगे डिक्रीज। करंट एसेट्स में ऑपोजिट। पेज टर्न करो, डेटर्स 40 से डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन डेटर्स। ये करंट एसेट्स है, डिक्रीज हो रहा है, करेंगे कितना से? कोई दिक्कत? 5 माइनस 2 3, 3 प्लस 21 कैश जनरेटेड फ्रॉम। कोई दिक्कत? कुछ लिखना है?